अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरिफ लंका क्लासेस। तो आज हमारा 13th लेक्चर है ऑन द बॉडी सर्कुलेशन एंड द बॉडी फ्लूइड्स इन द सर्कुलेशन पे। हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक है बेटा, ठीक है। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने ईसीजी पूरा कंप्लीट किया हुआ था। क्या मैंने बोला ईसीजी के रिलेटेड? इट्स बेसिकली इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ग्राम। बट जो 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 मशीन इस चीज़ को रिकॉर्ड कर देती है सब कुछ, उसी को हम बताते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, उसको हम बताते हैं इलेक्ट्रोकार्डियो। तो ईसीजी है क्या ना, बेसिकली ईसीजी एक सिंपल सा डेफिनेशन ईसीजी ये कि ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। किस चीज की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है? ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ योर हार्ट। वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है क्या? दैट इज योर एट्रियल रिपोलराइजेशन, एट्रियल डिपोलराइजेशन, वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन, वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन। बस यही तो एक्टिविटी है। इसी चार को हमने दिखा दिया विद द हेल्प ऑफ अवर वेव्स, जो हमने यहां पर दिखाई हुई थी PQRST वेव। P वेव रिप्रेजेंट्स एट्रियल डिपोलराइजेशन, QRS कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट्स वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन एंड T वेव रिप्रेजेंट्स रिपोलराइजेशन। यही इसी टॉपिक के रिलेटेड हमने वो पूरा वहां पर ECG रिपोर्ट के साथ वो कंपेयर किया हुआ था। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला कि मतलब आपका कैमरा वहां पर फोकस नहीं हुआ था, यानी वो वीडियो में वो ECG रिपोर्ट नहीं दिख रहा था। तो वो बेटा उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, तो वो ऐसा ही अब आ जाएगा, क्योंकि उसमें हम ज़्यादा फिर दूसरा बंदा फिर उसको फोकस कर लेना है। तो अब जितना आपको समझ में आप एक चीज़ कर सकते हो, अब घर में अपने ECG रिपोर्ट के साथ वो टैली कर सकते हो। जो बेटा आज का टॉपिक हमारा है, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, दैट इज टू बी कॉल्ड एज डिसऑर्डर्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। आज का टॉपिक है डिसऑर्डर्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। डिसऑर्डर्स पर भी आप पाओगे पिछले JKCET से 8 सालों में से नीट के पेपर में, एम्स के पेपर में इस पर क्वेश्चन आया है डिसऑर्डर्स पर, क्योंकि डिसऑर्डर्स पर वो वहां पर क्वेश्चन डालता है डिसऑर्डर्स पर, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम के हो, चाहे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम का, चाहे जो आप आज पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के, उन डिसऑर्डर्स पर वो क्वेश्चन डालता है। सो टुडेज टॉपिक इज डिसऑर्डर्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, सॉरी डिसऑर्डर्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। आज हम डिसऑर्डर्स के रिलेटेड बात कर लेंगे बेटा, ठीक है। तो सबसे ही पहला डिसऑर्डर जो हम उठा लेंगे दैट इज टू बी कॉल्ड एज द हार्ट अटैक। क्या है? हार्ट अटैक। बेटा क्या मैंने परसों बोला? हार्ट अटैक इज आल्सो कॉल्ड एज myocardial fraction. Excellent. It is also called as the myocardial fraction. Myocardial fraction. Myocardial fraction. ओके चलिए ठीक है, इतना तो हमको पता है कि हार्ट अटैक मायोकार्डियल फंक्शन है। बट क्या जो हम टर्म यूज करते हैं कि बंदा हार्ट अटैक से मरा, इज इट कि हार्ट अटैक है वो कि वो कार्डियक अरेस्ट है, या इज इट हार्ट फेलियर? बेसिकली बेटा मतलब ये हम देखो, जो पढ़ता मतलब जिसको इस चीज़ का इल्म नहीं होगा वो बोलेगा हाँ बंदा मर गया हार्ट अटैक से। बट यू बीइंग द नीड स्टूडेंट्स, यू बीइंग द स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह इफ़ यू गोट इनटू द MBBS इन द नेक्स्ट ईयर, समझो यहाँ पर बात क्या है। हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर एंड द कार्डियक अरेस्ट, दीज थ्री आर टोटली द डिफरेंट टर्म्स। हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर एंड कार्डियक अरेस्ट, ये तीनों अलग अलग टर्म्स है, अलग अलग टर्म्स है। आप बताओगे सर क्या अलग अलग, इस अलग अलग का माने क्या है? एक एक करके दिखाऊंगा। हार्ट अटैक ऑल्सो कॉल्ड मायोकार्डियल फंक्शन, इसका मतलब है सपोज आपकी हार्ट की मसल जो कोई है, फॉर एग्जांपल मायोकार्डियम, 95% ऑफ द हार्ट इज मेड ऑफ द मसल, दैट इज बेसिकली द मायोकार्डियम। तो सपोज दिस इज माय मसल सेल, सपोज दिस इज माय, बट किसकी मसल? ओ वेरी गुड, आप पूरा ये मेरा मायोकार्डियम है। इस मायोकार्डियम में सेल बनी हुई है, ये सेल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स बनाएगी टिश्यू से। हाँ, अगर इस सेल में किसी भी तरीके से कोई भी नुकसान पहुंचा, यानी आई मीन टू से दैट एनी सॉर्ट ऑफ द टिश्यू डैमेज हो गया, आपके जो हार्ट का मसल है उसका जो टिश्यू है वो डैमेज हो गया, उसको हम बेटा बताते हैं हार्ट अटैक। क्या बताते हैं उसको? किसको बताते हैं हार्ट अटैक? अगर आपके हार्ट के मसल का टिश्यू डैमेज हो गया, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज द हार्ट अटैक। फिर हम बताते हैं हार्ट अटैक में माइनर हार्ट अटैक, मेजर हार्ट अटैक।
बट पहले एक और सवाल है यहाँ पर, टिश्यू डैमेज हुआ तो कैसे हुआ, रीजन क्या है इसके पीछे? देखो बेटा, मैंने आपको बताया हुआ है कि हमारा जो हार्ट है इट इज बेसिकली ऑर्गन, ये भी एक ऑर्गन है, जैसे मेरा स्टोमक एक ऑर्गन है बेटा, है हार्ट, ऐसे ही अलग अलग ऑर्गन्स मेरी बॉडी में है। इन ऑर्गन्स तक मुझे तो ऑक्सीजन लेना ही लेना है जरूरी, क्योंकि हर एक सेल के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। हार्ट में भी सेल्स है कि नहीं? उन तक मैं ऑक्सीजन पहुंचाता हूं, लेकिन किस आर्टरी से? करोनरी आर्टरी से। इसका मतलब ये चीज है कि मेरा हार्ट भी एक ऑर्गन है, इसको भी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन रिक्वायर है। हार्ट अटैक में हम देखते हैं टिश्यू जो हमारा होता है वो डैमेज हो जाता है। सबसे मेन वजह उसकी कि उसको पहले ऑक्सीजन अच्छे से नहीं मिलता है। इसको आप हार्ट अटैक को नहीं रिजेंबल करवाना विद द कैड को रखो साइड में, अभी करोनरी आर्टरी डिजीज को आप रखो साइड में। मैं इसकी बात कर रहा हूं, किसकी? हार्ट अटैक की। को हार्ट अटैक का मुद्दा और मकसद ही इसका ये चीज़ है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई टिश्यू आपके हार्ट का डैमेज हो गया है, कोई टिश्यू आपके हार्ट का क्या हो गया है? डैमेज। हार्ट का टिश्यू डैमेज होने का ही मतलब ये चीज़ है कि आपका हार्ट अटैक। याद रख लेना, दो ही टिश्यू हमारे बॉडी में ऐसे हैं जो वापस रिजनरेट नहीं हो सकते। आप बताओगे हाँ चलो डैमेज हो गया, क्या ये वापस रिजनरेट नहीं हो जाएगा? नहीं बेटा, दो टिश्यू सिर्फ आपके बॉडी में है जो वापस रिजनरेट नहीं होंगे। एक तो हो गया आपका न्यूरल टिश्यू, क्या हो गया आपका? दूसरा हो गया आपका कार्डियल टिश्यू। ये दोनों टिश्यूज वापस रिजनरेट नहीं हो जाते हैं। ये आपको पहले ही दिमाग में रख लेना है ये पॉइंट। सो व्हाट इज नाउ हार्ट अटैक? हार्ट अटैक बेसिकली जो आपका हार्ट का जो मसल है, यानी जो हार्ट मसल्स में जो टिश्यूज होते हैं बेसिकली आपके, उनका डैमेज हो जाना। फिर हम बोलते हैं माइनर हार्ट अटैक, मेजर हार्ट अटैक। देखो कितना आसान है, माइनर हार्ट अटैक, मेजर हार्ट अटैक। When we talk of the minor heart attack, इसका मतलब सिंपल है, कुछ माइनर सी टिश्यूज आपके डैमेज हो गए तो उसी को हम बोलेंगे माइनर हार्ट अटैक, जिसकी वजह से कभी इंसान अनकॉन्शियस भी फील करता है, इंसान को चक्कर जैसे आ जाना, डिजीनेस फील करता है इंसान, तो वो कुछ ऐसे ऐसे थक जाता है इंसान, ज़्यादा चेस्ट में पेन हो जाती है। मैंने आपको दिखाया ECG में कॉज ऑफ द चेस्ट पेन क्या हो जाती है बेसिकली, जिसको हम बताते हैं एंजिना पेक्टोरिस, जिसको हम बता देते हैं। वो मैंने वहाँ पर आपको समझा लिया, वो मैं आज और एंजिना पेक्टोरिस पर बात कर लूँगा। सो बात कहने की ये चीज़ है कि माइनर हार्ट अटैक का मतलब है कि इस वाले पेशेंट में अभी कुछ ही टिश्यूज डैमेज हो गए, और मेजर हार्ट अटैक का मतलब है इस वाले बंदे में मेजर टिश्यूज डैमेज हो गए, यानी बहुत क्वांटिटी में टिश्यूज डैमेज हो गए। इसी को पड़ गया है नाम हार्ट अटैक, आल्सो कॉल्ड एज द मायोकार्डियल इंफार्क्शन। क्या आपको अब कोई डाउट है इस हार्ट अटैक के रिलेटेड? हार्ट अटैक से इंसान नहीं मरता है। हार्ट अटैक एंड कार्डियक अरेस्ट आर टू डिफरेंट टर्म्स। ये पूरे पद पन हार्ट ये ना हम सिर्फ बोलते हैं हार्ट अटैक हार्ट अटैक हार्ट अटैक। बेटा समझो, बात को समझो। आपको मैंने आपको हर एक बात बोली है कि बात है गाइटन की। जो गाइटन एंड द हॉल बात करता है वो सबसे ऊंचे लेवल की बात मानी जाती है। जब भी कोई भी इंसान जो है जब वो मर जाता है बेसिकली उसमें हो जाता है कार्डियक अरेस्ट। आप तो बोलोगे सर वहां पर तो डॉक्टर साहब लिखते हैं हार्ट अटैक। हार्ट अटैक बेसिकली उस पेशेंट को वहां तक पहुंचाता है, मतलब हार्ट अटैक जरिया है कार्डियक अरेस्ट का। एक्सीलेंट। हार्ट अटैक बेसिकली एक जरिया यानी ये इसको वहां तक पहुंचाता है, और कार्डियक अरेस्ट का काम है उसके बाद सिंपली सडन स्टॉपेज ऑफ द हार्ट, और उसके बाद आएगा पी हो जाएगा आपकी इस पर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम पर खत्म। बेटा समझ में आ रही है मेरी बात कि नहीं? सो अभी मैंने सिर्फ डिस्कस किया हार्ट अटैक को। हार्ट अटैक इज ऑल्सो कॉल्ड मायोकार्डियल इंफार्क्शन। हो जाता क्या है, कोई भी मसल सेल मेरी होती है, हमारी टिश्यू जो होते हैं वो बेसिकली डैमेज हो जाती है। टिश्यू क्यों डैमेज हो जाएगी? क्योंकि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है आपकी करोनरी आर्टरी के थ्रू। दूसरा ये चीज़ है कि हार्ट अटैक दो चीज के, एक तो माइनर हार्ट अटैक एंड मेजर हार्ट अटैक। माइनर हार्ट अटैक में कम टिश्यूज डैमेज हुए होंगे और मेजर हार्ट अटैक में बहुत सारे टिश्यूज डैमेज। अब दूसरी डिजीज है इसी हार्ट अटैक के साथ जिसको हम रिलेट करवाते हैं, जो लेकिन रिजल्ट है बहुत सारे डिजीजेस का और मेजरली है हार्ट अटैक की वजह से। दैट इज हार्ट फेलियर। दैट इज हार्ट फेलियर। दैट इज हार्ट फेलियर। अच्छा क्या है हार्ट फेलियर? देखो बेटा,
आपके हार्ट को एक सफिशेंट अमाउंट ऑफ द ब्लड, जितनी आपकी बॉडी को ज़रूरत है उतना ही बॉडी पंप करना है ब्लड आगे, उतना ही इसको आगे फेंकना है ब्लड। जब ऐसी कंडीशंस हो गई, हार्ट अटैक जैसी कंडीशंस या बहुत सारी अदर कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस जो होती है, उससे हमारी हार्ट पर असर पड़ा, तो हम बोलेंगे हमारा हार्ट अब फेल हो रहा है अपना काम करने से। हम बोल रहे हैं हमारा हार्ट क्या हो रहा है, फेल होने का मतलब ये चीज़ यहाँ पर है हार्ट अटैक की वजह से, यानी हार्ट फेलियर बेसिकली ये चीज़ है, इनएबिलिटी ऑफ द हार्ट टू सेंड द एडुकेट अमाउंट ऑफ द ब्लड टू योर बॉडी। यानी ये इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी, ये एबिलिटी, यानी आपका जो हार्ट है ये इसकी इनएबिलिटी है, यानी जो ये नहीं कर पा रहा है, क्या नहीं कर पा रहा है, बराबर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ द ब्लड ये आपकी बॉडी ऑर्गन उसको नहीं दे रहा है। वो क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि इस हार्ट में कमजोरी आ गई है। क्यों कमजोरी आ गई है, उसके रिलेटेड बहुत सारी डिजीज हो सकती है उसकी वजह, और उसकी एक सबसे बड़ी वजह हो सकती है हार्ट अटैक। सो क्या लिखा आपने रफ कॉपी पर, हार्ट फेलियर, हार्ट फेलियर इट इज बेसिकली लिखो, इट इज द इनएबिलिटी ऑफ द हार्ट, इट इज द इनएबिलिटी ऑफ द हार्ट टू पास द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ द ब्लड टू द एवरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी। यानी इसका मतलब ये चीज है कि आपका हार्ट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ द ब्लड हर एक ऑर्गन्स पर नहीं, इसी को बोलते हैं हार्ट फेलियर। इसको क्या बोलते हैं, एंड नाउ द थर्ड टर्म इज कार्डियक अरेस्ट। नाउ द थर्ड टर्म इज कार्डियक अरेस्ट जो है ना, वो अब इन सारी डिजीजेस का लास्ट का वो इसका मतलब लास्ट का फेज है जहां पर अब इंसान मारा गया। अब कार्डियक अरेस्ट के बाद मुश्किल है पेशेंट का बचाना, मुश्किल है। कार्डियक अरेस्ट है सडन स्टॉपेज ऑफ द हार्ट, यानी आपका हार्ट जो है वो बहुत सारी मुश्किलों से गुजर चुका है बेचारा। तो अब क्या हो गया, अब इसको हार्ट को अब सख्त नहीं है उतनी अब पंप करने की, या हार्ट को सख्त नहीं है उतनी बीट कर लेने की। अब हम बताएंगे आपका जो हार्ट है वो सडनली स्टॉप हो गया, खत्म, बस ये हो गया हार्ट स्टॉप, लाइफ एक्सपायर उसी के साथ। सो हो गए आपके तीनों चीजें फिलहाल यहाँ पर क्लियर। हार्ट अटैक क्या होता है, हार्ट फेलियर क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट है। ये तीनों चीजें जितनी मैंने यहाँ पर इंफॉर्मेशन आपको दे दी उतनी ही आपकी जेकी सीईटी के पेपर्स में मिलोगी, उनकी एमटे में, नीट में, एम्स में, इतना ही आपको पूछा जाएगा, इससे आगे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है बेटा, तो क्या ये तीन पहले कंप्लीट हो गए, आगे बढ़े हम, शाबाश। ओके, अब हम करेंगे थोड़ा ब्लड प्रेशर के रिलेटेड बात। किसके रिलेटेड, ब्लड प्रेशर के रिलेटेड। देखो बेटा, व्हेन वी टॉक ऑफ ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर क्या है बेसिकली, ब्लड प्रेशर क्या है बेसिकली। बेटा थोड़ा और हार्ड की डायग्राम में एक बार बनाऊंगा यहाँ पर। ये सपोज आपका राइट आर्टरी है, ये ट्राइकस्पिड वाल्व, दिस इज द वेंट्रिकल, इसको देना है, ये पल्मोनरी आर्टरी के साथ कनेक्ट हो रहा है, अल्टीमेटली वो वहाँ पर लंग्स पर कनेक्ट हो रहे हैं। छोड़ो आप, ये मेरा यहाँ से लेफ्ट एट्रियम है, यहाँ पर है बाइकस्पिड वाल्व, ये मेरा वेंट्रिकल है। अल्टीमेटली आपकी वेंट्रिकल जो है वो किसके साथ अटैच हो जाती है, एट्रा, उसी के साथ हो जाती है कि नहीं, लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ योर बॉडी एरोटा। एरोटा से क्या निकलता है, और अलग अलग कैपिलरीज निकलती है, यानी हम बोलेंगे अलग अलग आर्टरीज निकलती है इससे ही, जो अल्टीमेटली डिफरेंट ऑर्गन्स में जाएंगे, वहां पर वो कैपिलरीज में हो जाती है डिवाइड। इच ऑर्गन, आंख, ये भी ऑर्गन, समझो पहले बात को। हम क्या पढ़ रहे हैं, ब्लड प्रेशर क्या होता है। जब आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना कावा के जरिए आपके राइट एट्रियम में चला जाएगा, उसके बाद जब वो राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा, राइट वेंट्रिकल उसको भेजेगा लंग्स के पास, लंग्स के पास जब आपका ब्लड ऑक्सीजनेटेड के फॉर्म में आ जाएगा, वो वहां से चला जाएगा पहले कहां पर, आपके लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम के बाद चला जाएगा आपके लेफ्ट वेंट्रिकल के पास। लेफ्ट वेंट्रिकल आपका कंट्रैक्ट हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। वहां से वो इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां से देगा, हाँ भेजेगा ना आर्टरा में। हम बताते हैं
जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो आपका ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो कहाँ से चला जाएगा, ऊपर हमारे एरोड्रा से। वही कितना चला जाएगा उसी को बोलेंगे ब्लड प्रेशर। यानी आपका ब्लड कितना जा रहा है और जब फिर उसके बाद ये वापस कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर लेगा तब कितना ब्लड वहाँ से जाता है। यानी इन शॉर्ट हम बता सकते हैं ब्लड प्रेशर का मतलब ये चीज़ है कि बेसिकली आपका फ्लो ऑफ द ब्लड क्या है आपके वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल से, फ्लो ऑफ द ब्लड इन द वॉल्स बाय द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स, या उसके थ्रू आपका कितना ये ब्लड जा रहा है उसी को बोलेंगे ब्लड प्रेशर। कितना आसान है। अब देखो हम क्या बताते हैं, हम बताते हैं नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो हमारा है दैट इज 120 mm मर्करी डिवाइड बाय 80 mm मर्करी। हमने अभी तक रोज देखा है कि इसको बोलते हैं सिस्टोलिक ऊपर वाले को, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं। जरा एक बात मुझे बताओ, क्यों ऊपर वाले को बोलेंगे सिस्टोलिक और क्यों नीचे वाले को बोलेंगे डायस्टोलिक, क्यों बोलेंगे। कंट्रैक्ट करता है ना सिस्टोल। एक्सीलेंट, समझो बेटा बात क्या है। स्टोल नहीं कंट्रैक्ट करता है, बोलो कंट्रैक्ट कोई स्टोल कहते हैं। सुनो अब रीजन, जब मेरा लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तभी तो वो इस ब्लड को आगे भेज रहा है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ही है ना वेंट्रिकुलर सिस्टोल, इसीलिए ऊपर वाले को बोलते हैं सिस्टोलिक। कितना ब्लड ये वहां से देता है ये सारा डिपेंड है आपके कार्डियक आउटपुट पर। कार्डियक नॉर्मल कंडीशन जिसमें हम नॉर्मल इंसान में हम देखते हैं 120 mmHg ऑफ द ब्लड पास हो जाते हैं आपके एरोटा से। ठीक है बेटा, जब आपके वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और या फिर उसके बाद वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन यानी हम बोलेंगे वेंट्रिकुलर, तब आपका 80 mmHg ऑफ द ब्लड सिर्फ चला जाएगा आपके एरोटा के जरिए से। समझ में आ गया बेटा, पूरा तरीके से समझ में आ गया। इसी को हम बताते हैं ब्लड प्रेशर, दैट इज द फ्लो ऑफ द ब्लड थ्रू द एरोट्रा या फ्लो ऑफ द ब्लड थ्रू योर ब्लड वेसल्स, इसी को हम बोलेंगे ब्लड प्रेशर। अब इसमें ये चीज़ है, अभी मैंने आपको सिर्फ ब्लड प्रेशर बताया और मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया। मतलब टॉपिक क्या हमारा है, ब्लड प्रेशर नहीं असली टॉपिक डिसऑर्डर। अब देखो क्या है, अगर यही ब्लड प्रेशर आपका देखा गया, ब्लड प्रेशर किसे हम मेजर करते हैं, दैट इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू बी कॉल्ड एज द स्पाइगोमैनोमीटर। उसको हम क्या बताते हैं, स्पाइगोमैनोमीटर। स्पाइगोमैनोमीटर इसको हम बता देते हैं, स्पाइगोमैनोमीटर। समझो बेटा बात को, अब समझो बात को। अगर कंडीशंस बहुत सारी हो सकती, मतलब क्यों हो रहा है ऐसा कि ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है घट रहा है, कंडीशंस हो सकती है वहां पर। वो सपोज आपका ब्लड प्रेशर हो गया अब 140 mmHg डिवाइड बाई 80 mmHg से ज़्यादा, इससे ज़्यादा हो गया। ऊपर हो गया 140 से ज़्यादा और नीचे हो गया 90 से ज़्यादा, और नीचे हो गया 90 से ज़्यादा। हम बताएंगे ये वाला पेशेंट हाई ब्लड प्रेशर के फेज 1 में आने वाला है। फेज 1 क्या आ रहा है, फेज 1 में आ रहा है। ये वाला पेशेंट हाई ब्लड प्रेशर के फेज 1 में आ रहा है। अगर यही प्रेशर आपका ब्लड का हो गया 160/90 से अबो, आप 160 से अपॉन 90 मतलब 100 तक भी अगर हम रख लेंगे, हम बोलेंगे ये फेज 2 में आ रहा है। क्या आ रहा है, फेज 2। और क्रिटिकल कंडीशन कम बन जाती है आपके हाई ब्लड प्रेशर की, वो बन जाएगी जब यही आपका ब्लड प्रेशर जो है वो 180 mmHg से 120 तक लगभग चला जाएगा नीचे से, या 110 से भी ऊपर हम देखते हैं, 100 से ऊपर हम देखते हैं, वो आ जाएगा इसका फेज 3। एट दैट टाइम यू हैव टू टेक द क्रिटिकल क्लियर। और समझना, तब सबसे पहले ही इस पेशेंट को ना किसी लोकल इस कंपाउंडर के पास लेना चाहिए, ना डायरेक्टली ही शुड गेट टू एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। कौन सा नियर बाय हॉस्पिटल हो, सो दैट कि दे विल यूज़ द प्रॉपर ड्रिप्स, यानी वो प्रॉपर उनको एक ऐसी कंडीशंस वहाँ पर प्रोवाइड कर लेंगे जिसकी वजह से इनका जो ये ब्लड प्रेशर है वो वापस किसी तरह हद से नीचे आ सकता है।
जब आपका ब्लड प्रेशर राइज हो जाता है, डायग्राम आई आपको समझ, इसको मैं आप इरेज कर सकता हूँ। जब आपका ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, इंक्रीज, तब एक तो आपके हार्ट के वॉल्स पर भी बेचारे वो स्ट्रेच हो जाती है ज़्यादा से ज़्यादा, बिकॉज इलास्टिसिटी है, उनकी इलास्टिसिटी लूज हो जाती है। देखो इलास्टिसिटी लूज होने का मतलब क्या है, राइट वेंट्रिकल से जब आपका ब्लड आ रहा है ना, यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके एरोट्रा से, ये एक मेम्ब्रेन है, इलास्टिक मेम्ब्रेन है वहाँ पर, ठीक है, इसे गसान में स्ट्रेच, गसान रिलैक्स, स्ट्रेच रिलैक्स, इसकी इलास्टिसिटी लूज हो जाती है इस हाई ब्लड प्रेशर से। दूसरा चीज़, आपका जो ब्रेन है, आपका जो ब्रेन है, इस ब्रेन को भी डैमेज कर सकता है आपका हाई ब्लड, यानी ब्रेन को क्या कर लेगा, वो वहाँ पर वो क्लॉटिंग कर सकता है, ब्लड क्लॉट, जिसकी वजह से स्ट्रोक्स आ जाते हैं। क्या कर लेगा, ब्लड क्लॉट कर सकता है, ठीक है बेटा, जिसको हम बताते हैं स्ट्रोक है सर्वोवैस्कुलर एक्सीडेंट, वैस्कुलर CVD उसको CVA उसको बताते हैं, ठीक है, सर्वोवैस्कुलर, अगर मैं लिखूंगा भी यहाँ पर सर्वोवैस्कुलर एक्सीडेंट बताते हैं हम इसको, क्लॉट्स बन जाते हैं आपके इसमें। इस वाली कंडीशन में सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग कौन सा होगा, दैट विल बी वर स्ट्रेप्टोकाइनेज। क्या होगा, स्ट्रेप्टोकाइनेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज, ठीक है बेटा। ब्लड प्रेशर देखा जाता है, ब्लड प्रेशर देखा जाता है हाई, बहुत सारी कंडीशंस में। एक तो ऑलरेडी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है कोई आपकी बॉडी में, ठीक है, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर राइज हो सकता है, जो आपको बहुत खतरनाक इशू है, जो आपको बहुत खतरनाक। ब्लड प्रेशर हाई देखा जाएगा खेलने की वजह से, बट दैट इज नॉट द BP, उसको हम नहीं बता सकते। क्यों, जब आप खेलते हो ब्लड को तो रन करना ही है, ब्लड, जब हम अभी दूसरी डिजीज पढ़ेंगे हम देखेंगे वहां पर फिजिकल एक्सरसाइज का क्या रोल है आपके हार्ट पर। जितनी आप फिजिकल एक्सरसाइज करो ब्लड प्रेशर तो राइज हो जाएगी, बट वो नॉर्मल है, क्योंकि जब आप रेस्ट कर लोगे वो खुद ही नीचे आ जाएगा। और जितनी आप फिजिकल एक्सरसाइज ज्यादा कर लोगे उतना आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा, उतना आपका ब्लड प्रेशर, यानी उतनी आपकी जो करोनरी आर्टरी है वो ज्यादातर सप्लाई अंदर, यानी उसमें कुछ भी एडिशनल सब्सटेंस वहां पर नहीं रहेगी, आज इजीली ऑक्सीजन आराम से आप जो ब्लड, क्योंकि आपके हार्ट को सिर्फ ऑक्सीजन की जरूरत है। समझ में आ रही है बेटा मेरी बात। अगर आपके ब्रेन, अगर हाई ब्लड प्रेशर राइज हो गया, ब्रेन भी डैमेज हो गया, तो उसको आप स्ट्रोक्स आते कॉल्ड एज सर्वोवैस्कुलर एक्सीडेंट, जिसको हम बता देते हैं, ठीक है बेटा। स्ट्रेप्टोकाइनेज इज अ यूजफुल ड्रग इन दिस कंडीशन इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दिस क्लॉट्स, ठीक है बेटा। ये तो बोलूँ मैं, मैंने ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, 120/80, इसको बोलेंगे फेज 1। अगर 140 से ज़्यादा, 160 से ज़्यादा फेज 2, 180 से ऊपर जाएगा फेज 3 में, जिसमें बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है बेटा। क्या बताओ मुझे इस ब्लड प्रेशर के रिलेटेड जो, अच्छा, जब ब्लड प्रेशर अब हाई हो जाता है, व्हाट इज दैट कंडीशन टर्म्ड एज हाइपरटेंशन, इसको हम हाइपरटेंशन भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाइपरटेंशन। ऐसा हो सकता है कि उसको सिस्टोलिक में कम हो जाएगा और डायस्टोलिक में ज्यादा, क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर नहीं, वो कैसे हो, आप कैसे आप बता सकते हो कि यहाँ से ज़्यादा वहाँ से, वेंट्रिकल के वक्त ही ज़्यादा, जब ये ज़्यादा कंट्रैक्ट करते हैं लगा नहीं ज़्यादा ब्लड को हो गया ऐसा कंप्लीट पहले। दूसरा हो गया, अब ये हो गया हाइपरटेंशन फिजिकल, हाई ब्लड प्रेशर जो आपका है, फिजिकल एक्सरसाइज का कोई रोल नहीं है वहाँ पर, वो नॉर्मल वापस आ जाएगा। हाँ, अगर कोई कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है उसके बाद आपका ब्लड प्रेशर आराम से बढ़ सकता है। तीसरा हो गया स्ट्रेस। अगर हम स्ट्रेस की बात कर लेंगे, स्ट्रेस से भी आपका ब्लड प्रेशर राइज हो जाएगा, बट वो भी मैं नहीं मानता हूँ कि वो उतनी आपको उसको अब नुकसान पहुँचाएगा, क्योंकि स्ट्रेस के बाद कुछ टाइम के बाद वापस इंसान आ जाता है नॉर्मल कंडीशन में। या हम देखते हैं एंग्जाइटी रिलेटेड इश्यूज़ किसी को होते हैं, यानी वो थोड़ा बेकरारी, बेचैनी उसमें हो जाती है। हाँ, छिना गाबा हार्मोन क्या है वहाँ पर कर देता है, बट उसके बाद वो वापस अपनी कंडीशन में वापस आ जाता है, तो उसका ब्लड प्रेशर हम और बोलेंगे कि बेसिकली लो आ जाता है, ठीक है बेटा। तो हम बता देंगे इन शॉर्ट, अब ज़्यादा को बोलेंगे हाइपरटेंशन, और किसी में ये ब्लड प्रेशर कम भी होता है, सो दैट इज टू बी कॉल्ड एज हाइपोटेंशन। उसको हम हाइपोटेंशन कहते हैं, उसको हम हाइपोटेंशन कहते हैं।
ना तो ज़्यादा हाई जाना चाहिए ना तो कम ही जाना चाहिए। हाइपोटेंशन के वक्त हम ज़्यादातर बोलते हैं इसको इन ऑर्डर टू टेक कैफीन आप ज़्यादा लीजिए, या ऐसी चीज़ें जिसमें नमक ज़्यादा हो वो आप लीजिए, क्योंकि आपकी बॉडी को इस वक्त ज़रूरत, या इसको इसलिए हम देंगे ग्लूकोज सो दैट के इस मिनरल्स वापस, हाँ, सो दैट के मतलब ये ज़्यादा रिकवर अच्छे से ज़्यादा कर ले। सो दिस वॉज ऑल रिलेटेड टू योर सेकेंड डिजीज़ कॉल्ड एज हाइपरटेंशन, यानी ब्लड प्रेशर के रिलेटेड हाइपोटेंशन फुल एक्सप्लेन कर दिया मैंने आपको। सो अभी तक हमने क्या पढ़ा? हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, कार्डियक अरेस्ट, हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन। आगे बढ़ूं मैं यहाँ से? एक्सीलेंट। सर्वोवैस्कुलर एक्सीडेंट भी याद रख लिया, हाँ। उसके बाद आ जाएगा आपका कैड। क्या आ जाएगा आपका? कैड। यहां हम सारा जा रहे हैं एज पर एनसीईआरटी। कैड, अगर मैं कैड की बात करूं सो इट इज बेसिकली कॉल्ड एज अ करोनरी आर्टरी डिजीज। करोनरी आर्टरी डिजीज। कैड क्या है? करोनरी आर्टरी डिजीज। दिस डिजीज इज आल्सो कॉल्ड एज एंथियोस्क्लेरोसिस या एथियोस्क्लेरोसिस। इसको हम बता, एक हो गया आर्टरियोस्क्लेरोसिस, छोड़ो वाला, वो आर्टरी के रिलेटेड है। अभी हमारा करोनरी आर्टरी के रिलेटेड हम जो डिजीज पर स्पीक कर लेते हैं एथियोस्क्लेरोसिस। हो जाता क्या है बेसिकली इसमें? हो जाता क्या है असल में? देखो बेटा, जो आपकी करोनरी आर्टरी है, जो आपकी करोनरी आर्टरी है, इसमें क्या हो जाएगा? इसमें बहुत सारे सबस्टेंसेस वहां पर बैठ जाते हैं। क्या हो जाते हैं? जिनमें से हम लेते हैं ज्यादातर आपके फैट्स, कोलेस्ट्रॉल एंड कैल्शियम आयंस। ठीक है? इन तीनों चीजों का यहां पर बैठना, इस कलेक्टिवली क्या बोलेंगे इन सबस्टेंस? इसको हम बोलते हैं प्लैक। क्या बोलते हैं? प्लैक। इसको हम प्लैक कहते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल, किसी पाइप से पानी निकल रहा है, किसी पाइप से, इस पाइप को अगर मैं आगे से कोई ऑब्स्ट्रक्शन लाऊं, पानी तो अपना रास्ता निकालेगा, मुझे कहां से निकालना है, पर क्या जैसे इससे पहले निकल रहा था क्या ऐसे ही निकलेगा? ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगी। सिमिलरली मानो आपकी करोनरी आर्टरी एक पाइप की तरह है, पाइप के आगे कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस आ गए तो पाइप तो करेगी, तो इसको थोड़ा मुश्किलात हो जाएगी, ब्लड को आगे फॉरवर्ड कर लेने में कम छोड़ेगा। ऊपर से ये एक ऐसा आर्टरी है जहाँ से आपका ऑक्सीजन जा रहा है। तो ये आपका क्या है? एग्जाम में सवाल क्या सकते हैं एम्स या नीट में प्लैक के रिलेटेड, कि वो सबस्टेंस क्या होती है या कौन कौन सी सबस्टेंस होती है। इसी के साथ हो गया आपका एट्रियोस्क्लेरोसिस। क्या हो गया? आर्टरियोस्क्लेरोसिस। आर्टरियोस्क्लेरोसिस वो हो गया अगर आर्टरीज में आपका कैल्शियम आयंस वहां पर ज्यादा है। वॉल ऑफ द आर्टरीज में क्या है? कैल्शियम आयंस अगर वहां पर ज्यादा है। इतना आ जाएगा आपकी नीट के एग्जाम में आपको सवाल। ठीक है बेटा? किसके रिलेटेड कोई डाउट है? क्या कोई कंफ्यूजन है? सारी डिजीज मैंने कवर कर दिए जितने आपकी किताब में। वो तो मुझे पता है, एक बच रही है, और कोई मत कुछ है? सारा हमने देख लिया एज पर योर एनसीईआरटी। आया यहाँ तक समझ? अब है लास्ट की डिजीज कॉल्ड एज द एंजिना पेक्टोरिस। ये भी लिखा है किडनी का भी। अगर हाइपरटेंशन हो जाएगा, हाइपरटेंशन की वजह से ब्रेन भी डैमेज हो सकता है। हाइपरटेंशन की वजह से आपकी जो ये है क्या इसको बोलते हैं आर्टरीज की इलास्टिसिटी वहाँ पर लूज हो सकती है। आपका हार्ट भी डैमेज हो सकता है उससे, और आपकी किडनी भी डैमेज हो सकती है उससे। मैं बताऊंगा बात क्या हो जाएगा। पहले हम ये कर लेंगे, ठीक है? एंजिना पेक्टोरिस, ये क्या है बेसिकली? ये एक सॉर्ट ऑफ द पेन है आपके चेस्ट के रीजन में।
क्या हो जाती है, जो आपका देखो क्या हो जाता है, जो आपका हार्ट है ना लेफ्ट इस लंग के सॉरी जो आपका ये लेफ्ट लंग है उसके और थोड़ा टिल्टेड है, तो इस रीजन में, इसके अराउंड रीजन में, लेफ्ट बाजू में आपका पीछे जो नेक का भी लेफ्ट पोर्शन है या कमर का पीछे से लेफ्ट, इसमें आपको पेन बहुत हो जाती है। इसमें क्या हो जाती है, विच कुड बी ऑल्सो द सिम्टम ऑफ द हार्ट अटैक। इससे भी आपके टिश्यूज अल्टीमेटली डैमेज हो जाते हैं, और जिस वजह से अल्टीमेटली इट कैन ऑल्सो लीड टू कार्डियक अरेस्ट। सो दिस डिजीज टू बी कॉल्ड एज द angina pectoris, pain in your chest region. So here this completes all your diseases which can come in your exam. So एक तो आपका इसमें आ गया हार्ट अटैक भी, हार्ट फेलियर भी, आपका आ गया कार्डियक अरेस्ट भी, जिसको हार्ट अटैक ऑल्सो कॉल्ड एज द मायोकार्डियल फंक्शन, आपका आ गया हाइपरटेंशन भी आपका। अच्छा एक पॉइंट था वहाँ पर, हम ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं ना भाई स्पाइगोमैनोमीटर, लेकिन हम कहाँ पर वो लगाते हैं, राइट बाजू में। क्यों, ऐसा क्या है वहाँ पर कि वहीं पर हम लगा देते हैं, क्योंकि जितने आपके हार्ट के आर्टरीज से जितना वहाँ पर ब्लड फ्लो कर रहा है आपके एरोट्रा से, वही बराबर देखा गया कि जो आपकी यहाँ पर आर्टरी होती है आपके बाजू में, दैट आर्टरी इज टू बी कॉल्ड, आएगा मतलब एग्जाम में, दैट आर्टरी इज टू बी कॉल्ड ब्रैकियल आर्टरी। हाँ, उसको बताते हैं ब्रैकियल आर्टरी। उसको हम क्या बताते हैं बेटा, ब्रैकियल आर्टरी, उसको हम बता देते हैं। आपको समझ में मेरी बात आ रही है कि नहीं आ रही है, शाबाश, एक्सीलेंट। सो और हमने उसके बाद बात की हाइपरटेंशन की भी, हाइपोटेंशन की भी, वो भी समझा दिया मैंने। उसके बाद आर्टेरियोस्क्लेरोसिस की बात, एथियोस्क्लेरोसिस की बात भी हमने की थी, और लास्ट में हमने अपना एंजिना पेक्टोरिस भी बोला, चेस्ट के रीजन, एंजिना पेक्टोरिस। हाँ, इसको ये गलती हो गई है बेचारी किताब वाले को वहाँ पर, ठीक है, एंजिना पेक्टोरिस है यहाँ पर है, ठीक है बेटा। तो अब कहीं पर और कोई डाउट है, आप कोई कन्फ्यूजन, अगर बेटा इसके रिलेटेड भी आपको और कोई डाउट या कन्फ्यूजन आपको होगा तो वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट लेक्चर्स का एक रहेगा हमारा, एंड दैट इज़ अल्टीमेटली कॉल्ड एज योर रेगुलेशन ऑफ योर दिस कार्डिक एक्टिविटी। इसके कैसे हो रहा है रेगुलेशन इसकी, बाय द वे हम देख रहे हैं कि हमारे ब्रेन का क्या इफेक्ट है, उसमें हम तीनों देखेंगे। क्या आपकी ब्रेन के बेसिकली तीन हिस्से, एक है फोर ब्रेन, दूसरा है मिड ब्रेन, तीसरा है हिंड ब्रेन, फिर हम देखेंगे इसमें मिड ब्रेन में आपका आता है मेडुला ऑब्लंगेटा, वहाँ पर आता है, ठीक है। फिर हम इस मेडुला ऑब्लंगेटा में देखेंगे अल्टीमेटली पॉनस वॉनस का यूज़ क्या है बेसिकली। तो इंशाल्लाह मिल देंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में बाय द रेगुलेशन ऑफ द कार्डियक एक्टिविटी। चले, अस्सलाम वालेकुम।